हेलो फ्रेंड्स, जो बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए मेधा आईएएस के द्वारा एक क्विक रिवीजन सीरीज प्रारंभ की गई है और यह क्विक रिवीजन सीरीज मोबीशाला के प्लेटफॉर्म से आप सबों तक पहुंचाई जा रही है। हम लोग इस क्विक रिवीजन सीरीज के माध्यम से जो प्रारंभिक परीक्षा की जटिलताएं हैं उन जटिलताओं को समाप्त करने और जो कट ऑफ की डायलमा है उस कट ऑफ की डायलमा से बाहर निकल जाए स्टूडेंट, इसका प्रयास इस सीरीज के माध्यम से किया जा रहा है। इस खंड में हम लोग भारतीय राज व्यवस्था की चर्चा कर रहे हैं और भारतीय राज व्यवस्था के जो पिछले कई एपिसोड में हमने उसके प्रारंभ के बिंदु, प्रस्तावना, विशेषता वगैरह के बारे में जाना है। आज जो हम लोग चर्चा के अंतर्गत बिंदु ला रहे हैं वो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। और संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर और 4 तक में इस की व्याख्या है। यानी अब यहां से संवैधानिक अनुच्छेदों का अध्ययन जो है वो शुरू हो रहा है ना। इसके पहले हम अनुच्छेद के बारे में चर्चा नहीं कर रहे थे, है ना। तो अब आइए हम अनुच्छेदों को समझने का प्रयास करेंगे और यहां से हम लोग एक नए प्रकार के पॉलिटी का आनंद लेंगे। सबसे पहली बात, यहां एक नाम लिखा है संघ। संघ कहते हैं यूनियन, है ना। यूनियन एंड इट्स स्टेट्स। तो फिर उसके राज्य क्षेत्र, है ना। ये दो चीजें यहां लिखी हुई हैं। भारत की संवैधानिक व्यवस्था में शायद ही कोई ऐसा टर्म होगा, शायद ही कोई ऐसी संकल्पना होगी जिस संकल्पना पे इतना विवाद नहीं हुआ होगा जितना विवाद इस संघ और उसके नेचर पे, यानी उसके स्वरूप पे जितना विवाद हुआ है उतना शायद ही किसी संवैधानिक टर्म के आक्षेप में या उसके अवलोकन में उतना विवाद हुआ हो। तो अगर हम इस संघ की व्यवस्था को समझें, संघ के बारे में जानें, तो कैसे बना है और उसका कैसे निर्माण की प्रक्रिया है ना, ये हम लोगों को यहाँ पर जानना है। जैसे इंडिया को एक हम यूनियन कहते हैं, तो भाई इंडिया यूनियन कैसे बना है। और भारत में स्टेट है, जैसे आज 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी है। तो जो ये 28 राज्य और 8 जो केंद्र शासित प्रदेश अभी वर्तमान में मौजूद हैं, इनकी विकास क्रम कैसे है। क्या जब भारत आजाद हुआ तो ये इसी अवस्था में थे, उस समय भी क्या इतना ही राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे। भारत जिस समय स्वतंत्र हुआ तो हम पढ़ते आए हैं कि भारत में लगभग 600 देशी रियासतें थी। तो इन 600 देशी रियासतों का क्या हुआ, उन राजाओं का क्या हुआ, ये स्टेट बना कैसे, इन सभी के बातों को हम लोग इसमें चर्चा के अंतर्गत ले आएंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में जो राज्यों का गठन हुआ है वो कैसे हुआ है और राज्यों के गठन की संवैधानिक व्यवस्था क्या है, संविधान उसके लिए क्या व्यवस्था करता है। और अगर कोई राज्य गठित होता है तो उसके उस गठन का आधार क्या है ना, उसके उस गठन का बेस क्या है। यानी अगर जैसे मान लो कि बिहार से झारखंड अलग हो गया, यूपी से उत्तराखंड अलग हो गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया, तो ये जो राज्यों का विभाजन है इसकी क्या संवैधानिक प्रक्रिया है, इसके क्या आधार है, इन सारी बातों की चर्चा इस अध्याय के अंतर्गत आएगी। तो पहले हम ये जान लें कि भारत में संघ का निर्माण कैसे हुआ है ना, यानी फॉर्मेशन ऑफ यूनियन।
अगर हम फॉर्मेशन ऑफ यूनियन को देखें, संघ को देखें, तो एक अनुच्छेद के तरफ हम लोगों को बढ़ना होगा और वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो सबसे पहली बात कि भाई जो ये अनुच्छेद 1 में ये बात लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का संघ है, भारत एक यूनियन है स्टेट्स का, इसका क्या मतलब है, इसके क्या मीनिंग है। तो सबसे पहली चीज कि पहले ये जाने हम लोग कि ये जो भारत राज्यों का संघ है इसके 2 अर्थ हैं, है ना। इसके यदि आप मीनिंग को निकालें तो इसके 2 अर्थ निकलते हैं, है ना। वो 2 अर्थ कौन कौन से हैं? तो पहला, इसके पहले अर्थ क्या है कि भाई एक तो इससे ये पता चलता है कि भाई हमारे संघ का जो नाम है वो क्या है? भारत है ना। हमारे संघ का नाम भारत है। अब एक बात समझिए यहां कि ये जो भारत शब्द यहां आप देखते हो, इस भारत शब्द को लेकर भी संविधान सभा में काफी चर्चाएं हुई। संविधान सभा ने इस पर भी अपनी काफी मत व्यक्त किए। कई लोगों का यह मानना था कि भाई भारत का नाम इंडिया ही रहे या अंग्रेजी में और हिंदी में सेम नाम रहे, है ना। तो हिंदी में हमने भारत स्वीकार किया, अंग्रेजी में हमने इंडिया स्वीकार किया। कारण है भारत हमारी प्राचीन परंपरा से चला आ रहा नाम है ना। हमारी प्राचीन परंपरा से चला आ रहा नाम है। यह हमारे भौगोलिक पहचान को अभिव्यक्त करता है। यह प्रदर्शित करता है कि भाई भारत की एक निश्चित भौगोलिक आकृति है जो प्राचीन काल से इस बात को वह लेकर आ रही है या वो उसका प्राचीन काल से ध्वनित होती है ना। दूसरा अगर इसके अर्थ को हम ढूंढें तो एक नाम इसका इंडिया जो स्वीकार किया गया उसको भी जान लीजिए कि इंडिया को भी क्यों हमने जगह दिया। तो अगर इंडिया को स्वीकार करने की बात आई तो इंडिया को हमने इसलिए स्वीकारा क्योंकि उस समय इंडिया के नाम से भारत पूरे विश्व में चर्चित हो गया था। पूरे विश्व में इसकी चर्चा थी इस इंडिया के नाम से। और जो विश्व में संधियां हुई थी, विश्व में जो ट्रीटी हुई थी, जो एग्रीमेंट हुए थे, वो इंडिया के ही नाम से हुए थे। विश्व की जो वैश्विक संस्थाएं थी, उन संस्थाओं में भी भारत जो सदस्य था वो इंडिया के ही नाम से था। इसलिए अंग्रेजी में हमने इंडिया को अपनाया और हिंदी में हमने भारत को स्वीकार किया। एक दूसरा अर्थ जो इससे निकल कर आता है, अंबेडकर स्पष्ट रूप से संविधान सभा में इस बात को स्पष्ट करते हैं कि भाई इसका जो दूसरा अर्थ है उससे ये पता चलता है कि जो भारत संघ बना है, जो भारत संघ का निर्माण हुआ है, यानी भारत का जो संघ बना है वो किसी समझौता का परिणाम नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। वह किसी समझौता का परिणाम नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात को समझिए कि भाई जो भारत संघ का निर्माण हुआ है, यानी भारत संघ जो बना है वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है। यानी वह राज्यों के साथ समझौता करके नहीं बना है, राज्य आपस में मिल के उसको नहीं बनाए हैं, बल्कि भारत का संघ जो है वो किसका परिणाम है? तो कहता है कि भारत का संघ सहमति का परिणाम है ना।
भारत का संघ सहमति का परिणाम है ना। यानी भारत के संघ में जो राज्य शामिल हैं वो अपनी सहमति से शामिल हैं। वो ऐसा नहीं है कि राज्य आपस में मिले हैं और वे मिलकर भारत का निर्माण किए हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। ये सभी राज्यों की आपसी सहमति है और उस सहमति से इस संघ का निर्माण हुआ है। अब इससे एक और बात ध्वनित होता है, इससे एक और बात का पता चलता है कि भाई भारत का संघ यदि सहमति से बना है, भारत के संघ का निर्माण यदि सहमति से हुआ है, तो भारत संघ के जो राज्य हैं उन राज्यों की अपनी एक अलग परिस्थिति है। अब क्या है उसको थोड़ा सा समझिए कि भाई जो राज्यों के हालात हैं, राज्य अपनी इच्छा से संघ से अलग भी नहीं हो सकते, है ना, और वे संघ को विनष्ट भी नहीं कर सकते, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य कोई भी है वो अपनी इच्छा से इस संघ से अलग नहीं हो सकता और न ही वह संघ को विनष्ट कर सकता है ना, न ही वह संघ को समाप्त कर सकता है। संघ के पास ही यह शक्ति है कि वह किसी राज्यों को तोड़े या किसी राज्यों को छोटा करे, बड़ा करे। ये सारी शक्तियां जो हैं वो संघ के ही पास है। इसलिए कहा जाता है, इसलिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है भारत के संघ के संदर्भ में कि भाई भारत का जो संघ है वह, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है कि भारत का संघ विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है ना। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका अर्थ ये निकल रहा है कि भाई जो भारत के राज्य हैं वो विनष्ट हो सकते हैं लेकिन संघ कभी विनष्ट नहीं हो सकता, संघ का कभी विनाश नहीं हो सकता, है ना। तो जब संघ का विनाश नहीं हो सकता, यानी संघ की अगर इच्छा होगी, संघ की यदि ये कामना होगी, तो वह किसी भी राज्य को छोटा कर सकता है, किसी को बड़ा कर सकता है ना, किसी को समाप्त कर सकता है। ये सारे अधिकार किसके पास हैं? संघ के पास है। और जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे इसी भाग में तो आर्टिकल कहता है कि संघ के पास यह अधिकार है कि वह किसी भी राज्य की सीमा को बदले, किसी भी राज्य का नाम परिवर्तित करे, किसी भी राज्य को दूसरे राज्य में मिलाए। ये सब करने का अधिकार संघ को है। और एक और महत्वपूर्ण बात, संघ ये सब करने के लिए साधारण बहुमत का प्रयोग करता है। इसके लिए किसी 2/3 बहुमत या विशेष बहुमत की जरूरत संसद में नहीं पड़ती है। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि यदि किसी राज्य का विभाजन करना हो, किसी राज्य को छोटा या बड़ा करना हो, और यदि उसमें से मूल राज्य उस प्रस्ताव से असहमत हो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी नए राज्य का निर्माण करना, किसी राज्य का सीमा परिवर्तन करना, किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना, ये सब कुछ करने का अधिकार, अनन्य अधिकार जो है वो संघ के पास है। राज्य की उसमें कोई भी सहभागिता नहीं है, राज्य की उसमें कोई भी इच्छा आड़े नहीं आ सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत जो है वह विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है ना।
यानी राज्यों का विनाश हो सकता है, लेकिन राज्य कभी संघ को विनष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी राज्य को अपनी इच्छा से संघ से बाहर निकलने का अधिकार नहीं है ना। इसलिए कहा जाता है कि भाई भारत का जो संघ है वो सहमति का परिणाम है। इसके ठीक उलट, इसके ठीक अलग यदि आप बात करिए तो अगर थोड़ा सा मैं अमेरिका की चर्चा यहां करना चाहूंगा कि भाई क्योंकि अमेरिका का जो कंसेप्ट है, जो संघीय व्यवस्था का कंसेप्ट है, वो इससे थोड़ा अलग है ना, वो इससे थोड़ा सा डिफर करता है। और क्या उसका अलगाव है उसको थोड़ा सा आइए मैं एक बार यहां आपके सामने रखता हूं। देखिए, जो अमेरिकी व्यवस्था है, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आजाद हुआ ब्रिटेन की गुलामी से। जब अमेरिका को आजादी मिली तो अमेरिका में फिलाडेल्फिया में, है ना, फिलाडेल्फिया में एक वहां की संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान सभा का गठन जॉन डिकिंसन की अध्यक्षता में हुआ। जब जॉन डिकिंसन ने संविधान सभा का अध्यक्षता किया और उन्होंने संविधान बनाया तो अमेरिकी संविधान जो है वो 1786 में बनकर तैयार हुआ। 1786 में वह संविधान बनकर तैयार हो गया। और क्या कहा गया, उस समय अमेरिका में राज्यों की जो संख्या थी वो 13 थी, है ना, यानी 13 राज्य जो थे उस समय अमेरिका में मौजूद थे, है ना। उस समय अमेरिका में राज्यों की संख्या 13 थी। और जब 1786 में ये बन गया तो ये कहा गया कि भाई ये संविधान तभी लागू होगा जब इसमें से 2/3 राज्य जो हैं वो सहमति दे दें कि हम इस संविधान को स्वीकार करेंगे, है ना, हम इस संविधान को स्वीकार करेंगे, ऐसा सहमति दे दे 2/3 राज्य, तब इस संविधान को लागू किया जाएगा। इसलिए जब अमेरिका का संविधान बना तो कहा जाता है कि भाई जो अमेरिकी व्यवस्था निर्मित होकर आई उसने इस संविधान सभा को स्वीकार जब किया वहां के राज्यों ने, यानी राज्यों ने क्या किया, अपनी शक्ति छोड़ी और अपनी शक्ति छोड़कर उन्होंने संघ का निर्माण किया। यानी अमेरिकी संघ का निर्माण जो है वो एक समझौता का परिणाम है ना, एक समझौता का परिणाम है जिसमें राज्यों को अधिक शक्तियां दी गई, है ना। अभी देखिएगा अमेरिका में जो अवशिष्ट सूची होती है वो राज्य के अंतर्गत आता है, भारत में अवशिष्ट विषय जो हैं वो संघ सरकार के अंतर्गत आते हैं। तो यहां समझौता का परिणाम हुआ और नतीजा ये हुआ कि भाई संघ भी विनष्ट नहीं हो सकता, तो संघ को भी ये अधिकार नहीं है कि वो राज्य को भी विनष्ट कर सकें जैसा भारत में है। इसीलिए कहा जाता है कि भाई जो कि अमेरिकी जो संघीय व्यवस्था है, अमेरिकी संघीय व्यवस्था एक अविनाशी राज्यों का, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। यानी वहां न
राज्यों का विनाश हो सकता है और न ही संघ का विनाश हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि अमेरिकी जो संघीय व्यवस्था है वह अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है ना। चलिए, इस प्रकार से इस भारत के संघ का निर्माण हुआ है, भारत का संघ बना है ना। अब अनुच्छेद 2 से 2, 3 और 4 भी है, उसको भी जानेंगे, लेकिन उसके पहले 2-4 चीजें हैं उसको भी हम लोगों को जान लेना चाहिए, उसे भी हम लोगों को समझ लेना चाहिए। जैसे जब 1947 में हमारे देश को आजादी मिली, जब 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तो स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा के जो सदस्य थे उन लोगों के सामने यह एक चुनौती थी कि भाई भारत में जो देशी रियासत मौजूद हैं, उन देशी रियासतों की स्थिति को क्या किया जाए, उनको कहाँ रखा जाए, है ना। यानी देशी रियासतों के संबंध में एक चिंता मौजूद थी और उस समय लगभग 600 देशी रियासतें मौजूद थी भारत में। इन 600 देशी रियासतों में से 552 देशी रियासत जो थी वो भारतीय सीमा में थी, है ना। और जो शेष देशी रियासत थे वो पाकिस्तान चले गए। इस 552 देशी रियासतों में भी आप देखिएगा कि एक बड़ा समस्या उत्पन्न होता है। इसमें से 3 को छोड़ के 3 देशी रियासत में एक कश्मीर है, दूसरा हैदराबाद है और तीसरा जूनागढ़ है ना। इन 3 देशी रियासतों को छोड़कर जो रेस्ट बच गए थे 549 देशी रियासत, इनका भारत में विलय कर दिया गया, है ना। इनका भारत में विलय हो गया। लेकिन इन तीनों देशी रियासतों के संबंध में समस्या पैदा हो गई, इन रियासतों के संबंध में दिक्कतें उत्पन्न हो गई और इनको अलग अलग कोशिशों से, अलग अलग प्रयासों से इनको भारत में मिलाया जा रहा था। एक 1947 का जो भारत शासन अधिनियम आया, इस अधिनियम में इस बात की चर्चा थी, कहा गया था कि भाई जो देशी रियासत हैं वो या तो भारत में रह सकते हैं या पाकिस्तान जा सकते हैं या वह स्वतंत्र रह सकते हैं, है ना। तो अब ये ऑप्शन जब उनको मिला तो इस ऑप्शन ने उनको और भ्रमित किया, है ना, उनको और भ्रम में डाला और इसने समस्या भी पैदा किया हमारे लिए, इसने दिक्कतें भी उत्पन्न की हमारे लिए। तो अब क्या है और कैसे इन रियासतों का मर्जर करके और भारत में मिलाया गया, भारत के संघ का निर्माण हुआ, उसको थोड़ा सा आप लोग समझिए, यहां देखिए कि कैसे हुआ है और क्या हुआ है। इन तीन देशी रियासतों ने जब समस्या उत्पन्न कर दी तो अब भारत के लोगों ने इससे निपटने के लिए कोशिशें की, प्रयास किया। खासकर पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के नेतृत्व में ये प्रयास सामने आए। इसमें जो आप कश्मीर का देशी रियासत देखते हैं, कश्मीर की जो देशी रियासत रही है, इस कश्मीर की रियासत ने के राजा थे उस समय राजा हरि सिंह। आज महाराजा कर्ण सिंह के फादर हैं ये महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह वहां के राजा थे और एक दूसरी संकल्पना थी, वहां पे एक नया नया जन्म हो रहा था लीडर का, वो था शेख अब्दुल्ला, है ना। अब शेख अब्दुल्ला का नेहरू के साथ थोड़ी घनिष्ठता थी,
नेहरू के साथ थोड़ी मित्रता थी, तो नेहरू का झुकाव थोड़ा सा था शेख अब्दुल्ला की तरफ, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जब लॉर्ड माउंटबेटन सरदार पटेल से मिले तो सरदार पटेल अधिकृत थे इन रियासतों से बात करने के लिए। जब लॉर्ड माउंटबेटन मिले पटेल से तो उन्होंने पटेल से कहा कि भाई कुछ ऐसी रियासतें हैं जो आपसे डरती हैं, इसलिए वो आपसे बात नहीं कर पाएंगी, तो आप हमको कहिए, हम बात करेंगे। यानी माउंटबेटन जो एक अंग्रेज गवर्नर था, अंग्रेजों की ये दिली इच्छा थी कि भारत स्पष्टतया विभाजित हो और भारत में विभाजन की जो लकीरें हों वो बहुत गहरी हों, क्योंकि जब लकीरें गहरी होंगी तभी ब्रिटेन और अमेरिका दोनों का जो स्वहित था उसका पोषण हो सकता था। यह हो नहीं रहा था, यह संभव नहीं हो पा रहा था। जब भारत अगर यूनाइट रह जाता, एकता में रह जाता, तो यह संभव नहीं था। तो लॉर्ड माउंटबेटन जब मिले पटेल से तो पटेल ने कहा कि ठीक है। पटेल ने स्पष्ट रूप से कहा कि भाई ठीक है, आप बात करिए, हमें उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप अगर टोकरी ला कर देंगे हमें, तो हमें पूरी सेव से भरी हुई टोकरी चाहिए। यहां सेव कहने का मतलब था सभी देशी रियासतें। अगर उसमें से एक भी सेव नहीं रहेगा टोकरी में तो मैं उस टोकरी को स्वीकार नहीं करूंगा। यह सरदार पटेल ने स्पष्ट रूप से माउंटबेटन के सामने अपनी बात रख दी। माउंटबेटन इस क्रम में मिले महाराजा हरि सिंह से। जब महाराजा हरि सिंह से उनकी मुलाकात हुई तो महाराजा हरि सिंह के संबंध में ऐसा कहा जाता है कि वे अनिर्णय की स्थिति में रहे। माउंटबेटन ने महाराजा हरि सिंह के सामने यह प्रस्ताव रखा कि आपकी आबादी, अधिकतर आबादी मुस्लिम आबादी है, इसलिए आप अपने को पाकिस्तान में शामिल कर लीजिए। अजय स्पष्ट प्रस्ताव रखा गया था माउंटबेटन के तरफ से हरि सिंह के सामने, लेकिन हरि सिंह ने कहा कि हम पाकिस्तान में शामिल नहीं होंगे। तो भारत में शामिल होने के संबंध में भी हरि सिंह का कहना था कि भाई हम भारत में भी शामिल नहीं होंगे, यानी हम अपनी स्वतंत्र स्थिति बनाए रखेंगे। इस संबंध में नेक्स्ट डे हरि सिंह और माउंटबेटन की एक अंतिम मुलाकात होनी थी जिस पर निर्णय लिया जाना था। मीटिंग भी फिक्स था, माउंटबेटन तैयार भी थे कश्मीर में, लेकिन महाराजा हरि सिंह माउंटबेटन से मिलने आए ही नहीं। तबीयत खराब का बहाना बनाकर और उन्होंने माउंटबेटन से मिलने से मना कर दिया। ये कश्मीर की समस्या जो उलझनी शुरू हुई, इसका मुझे लगता है कि प्रारंभ बिंदु वो हो सकता है। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की सेना ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर आक्रमण हो गया पाकिस्तान की सेना ने। अब यहां पर हरि सिंह के सामने बड़ा विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गया। जब इस बीच मेजर महाजन को कश्मीर का प्रधानमंत्री नियुक्त करके भेजा गया था। मेजर महाजन
पंडित नेहरू से कई बार सेना मांगते रहे, लेकिन सेना ऐन वक्त पर नहीं पहुंच पाई। इसमें अनिर्णय की स्थिति थी, और अनिर्णय की स्थिति कम मुझे लगता है कि शेख अब्दुल्ला का प्रभाव ज्यादा था, क्योंकि एक समय जब मेजर महाजन मिल रहे होते हैं नेहरू से, तो जिस कमरे में मेजर महाजन और नेहरू की बैठक हो रही होती है, शेख अब्दुल्ला उसके बगल वाले कमरे में रहते हैं। और जेल से छूटने के बाद, जब शेख अब्दुल्ला जेल से छूट गए थे, तो नेहरू के साथ जो उनके संबंध रहे वो ज्यादा मजबूत होते चले गए। फलतः मेजर महाजन की डिमांड पे सही समय पे सेना कश्मीर नहीं पहुंची। नतीजा, पाकिस्तानी सैनिकों ने कश्मीर के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया, जिसको आज आप लोग पीओके के नाम से जानते हो, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से आप जानते हो। तब तक इधर अब कश्मीर का हालत खराब हो रहा था, पाकिस्तानी सेना का सामना करना था। इस मजबूरी की परिस्थिति में 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर ने भारत के साथ विलय करने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। जो उसका यह विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुआ, इसी के माध्यम से लेटर ऑफ एसोसिएशन, और यही माध्यम बना उसका भारत में विलय का, है ना। यही माध्यम बना उसका भारत में विलय का। यानी कश्मीर का विलय हुआ किस तरह से, तो विलय पत्र के माध्यम से। ये कई बार पूछा हुआ है सवाल, इसको ध्यान देंगे आप कि कश्मीर का विलय किसके माध्यम से हुआ, तो विलय पत्र के माध्यम से हुआ, और वो साइन हुआ 26 अक्टूबर 1947 को। इस विलय पत्र में कश्मीर को एक स्वायत्त दर्जा देने की बात की गई, कश्मीर के लिए अपना संविधान बनाने की बात की गई। ये सारी बातें यहां स्वीकार करी गई थी। जब कश्मीर का विलय हुआ, उस समय कश्मीर के वजीर आजम बख्शी गुलाम मोहम्मद थे, है ना। बख्शी गुलाम मोहम्मद कश्मीर के विलय के समय वहां के वजीर आजम थे। अब जब विलय पत्र पर साइन हो गया, तब भारत ने कश्मीर की सुरक्षा का बीड़ा उठाया, और भारतीय सेना वहां पाकिस्तानी सेना से मुकाबला करने के लिए पहुंची। तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और पाकिस्तानी सेना काफी आगे बढ़ चुकी थी। भारतीय सेना ने अपनी बहादुरी के साथ पाकिस्तानी सेना को पीछे धकेलना शुरू किया। इस बीच पंडित नेहरू ने कश्मीर के मुद्दे को यूएनओ तक पहुंचाया। यूएनओ तक वो मुद्दा पहुंचा। जब यूएनओ तक वह मुद्दा पहुंचा, तो 31 दिसंबर 1947 31 दिसंबर 1947 31 दिसंबर 1947 को यूएनओ ने युद्ध विराम का घोषणा कर दिया, है ना। युद्ध विराम का घोषणा हो गया 31 दिसंबर 1947 को। युद्ध विराम का मतलब यहां यह था कि भाई जो जहां है वही रहेगा। भारत को इसमें घाटा हुआ, भारत को इसमें लॉस हुआ, और वहीं से वो पीओके निर्मित हो गया, है ना। 1951 में जब ये युद्ध विराम हो गया, इसके बाद भारत में कश्मीर को लेकर जो स्थितियां थी वो धीरे धीरे अब स्पष्ट होने लगी। इसी बीच 1951 में J&K जम्मू कश्मीर में अपनी संविधान सभा का गठन हुआ।
संविधान सभा का गठन हुआ। और जब वहां पर संविधान सभा का गठन हो गया तो अब उस संविधान सभा ने जम्मू और कश्मीर के लिए संविधान का निर्माण किया 17 नवंबर 1957। 17 नवंबर 1957 को उसका जो संविधान था वो लागू हो गया, है ना। उसका संविधान लागू हो गया 17 नवंबर 1957 को। और इस प्रकार से कश्मीर का भारत में विलय हुआ और एक विशेष परिस्थिति मिल गई कश्मीर को, जो धारा 370 के तहत उसको स्पेशल दर्जा दिया गया था, है ना। हालांकि अब तो अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया है और अब वर्तमान में कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया, एक कश्मीर JNK जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख का क्षेत्र, और दोनों को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है ना। लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी है और जम्मू और कश्मीर एक अलग यूनियन टेरिटरी है ना। वर्तमान स्थिति यही है। इसी तरह से जिस तरह से ये कश्मीर का विलय हुआ भारत में, वैसे ही इन दो के संबंध में भी बातें हैं, है ना। एक तो इसमें जो हैदराबाद की स्थिति है, हैदराबाद में का जो विलय हुआ वो पुलिस कार्यवाही के माध्यम से हुआ, है ना। इसका एक निजाम था, है ना। हैदराबाद का एक निजाम था और जो आमतौर पे ये जो निजाम था ये मुस्लिम था, है ना। यह मुस्लिम वर्ग से था। और जबकि बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है, यहाँ का निजाम यानी शासक जो था वो मुस्लिम था, जबकि यहाँ की अधिकांश जो जनता थी वो हिंदू थी, है ना, वो हिंदू थी। अब यहाँ बहुत बड़ा टकराव उत्पन्न हुआ, है ना। निजाम और जनता के बीच भारत में जो विलय की स्थिति थी वो स्थिति पर एक मत नहीं था, यानी विचार जो था वो एक दूसरे से मिलता नहीं था। और निजाम ने जो वहां की आम जनता की जो मांग थी कि भाई आप भारत में अपना विलय कराइए, है ना, एक वहां पर एंगल जुड़ता है, उसको बहुत इंपॉर्टेंट है उसको समझना। निजाम ने रजाकार सैनिकों के माध्यम से, रजाकार सैनिकों के माध्यम से जनता की इच्छा का दमन करना शुरू किया, है ना। जनता के इच्छा को दबाना चाहा, है ना। फलतः अब स्वाभाविक बात है, जनता जो चाह रही है आप उस पर लाठीचार्ज और उसको मार पीट कर उसका अगर दबाने का प्रयास करेंगे तो कभी ना कभी उसका तो रिएक्शन होगा ही, वो तो निकल कर आएगा ही। यही हुआ इस समय भी, है ना। पूरी अव्यवस्था और अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई और उसी अव्यवस्था और अराजकता की स्थिति में जो भारत के जो तत्कालीन लीडर लोग थे उन लोगों ने पुलिस कार्यवाही का सहारा